वेलकम टू बाकरा स्वैग। बस हमारा स्वैग ऐसा ही है। Who are we? I am Jyotsna Mohan. And I am Manika Raikwar. Well, we're two women who met in a newsroom 20 years ago and in an atmosphere of crazy madness just clicked. We were irreverent then and we are irreverent now. We are crazy dog lovers and laugh on the silliest of things at the worst of times. So, I'm sure you're asking yourself, why this podcast? Well, at this time more than ever, we need to speak to one another. We need to listen, we need to be heard, and perhaps more than anything, we need to reach out. I mean, 2020 ने एक चीज तो समझा दी, कल हो ना हो. Acha, so like Jyotsna said, we are irreverent, but our guests will be totally relevant for everything you want to hear each week, beyond the headlines and beyond social media. So, who better to start 2021 with other than the man who India loves? Many hate also, but then everyone can't have good taste, so that lot is forgiven. Joining us today is Magsaysay Award winner, NDTV India's managing editor, Ravish Kumar. Thank you for joining us and thank you for speaking to us. Thank you. ये बताइए कि 2020 की सबसे बड़ी लर्निंग और सबसे बड़ा रिग्रेट आपके लिए क्या है? पर्सनली मैं बहुत कुछ साल से गिल्ट में था कि घर में नहीं रह पाता हूँ और मैं जो घर से दफ्तर के लिए कम्यूट कर रहा था, आ रहा था, वो टाइम मुझ पर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मैं वैसे भी आदतन सुबह उठकर काम करने लगता हूँ, तो बीच में एक ब्रेक होता था और घर आते आते 12 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे। तो सोने का टाइम, फैमिली लाइफ का टाइम, ये सब मेरा खत्म हो गया था। और एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो काउंट करने लगते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आप कितना काम करते हैं। वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, मेरा काम दूसरे तरीके का है, लेकिन एकदम से माइनस के साइड में जाना अनपार्डनेबल है और वो रोज रिमाइंड कराना, रोज उसका बर्डन होना। तो इस लॉकडाउन के जरिए मैंने जो पहली चीज देखा, अपना एब्सेंस घर में, और रियलाइज किया कि कितना बड़ा एब्सेंस है मेरा इस घर के भीतर में। और जो हेल्थ पे असर हो रहा था, ओवरवेट हो गया था, नींद नहीं आ रही थी और बहुत कम 2 घंटे 2.5 घंटे की नींद आती थी, समझ में नहीं आता था कैसे क्या करूं। तो एक वक्त मिला कि 7-8 बजे तक काम खत्म करने के बाद मैं थोड़ा वॉक करने लगा और एंजाइटी, पेस और बर्डन ये सब बढ़ ही गए ज्यादा, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी का नया स्पेस क्रिएट हो गया और एक जो दुनिया मेरे आसपास क्रिएट हो गई थी अदर देन मी, रवीश जी वाला फ्रेम, और जिसमें मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता था, लोगों से मिलता था। आप तो मनिका देखती ही होंगी ऑफिस में कि ऑलमोस्ट लाइक ए मेंबर पार्लियामेंट मेरा ऑफिस पहुंचने पे मेरी लाइफ हो जाती थी कि 25-30 लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई शॉल लेकर आ रहा है। बंद हो गया तो चीनी मीठा नहीं खाने से भी मुझे कुछ बेनिफिट हुआ, लेकिन अब जब शुरू हो गया है तो फिर से वो आने लगा है। कोई गुड़ लेकर आ जाता है, कोई घी लेकर आ जाता है, यही सब लेकर आते हैं लोग मेरे लिए। कोई चना लेकर आ जाता है, कोई हल्दी लेकर आ जाता है कि नहीं नहीं, आपका देश के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, तो ये देसी हेल्दी है। मुझे लगता है कि थोड़ी जिंदगी एक पटरी पर आई है। लगता है कि जो मेरा एब्सेंस था उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ धीरे धीरे प्रेजेंस के रूप में। और मैं दूसरों को भी कहता हूँ कि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, और मैं हमेशा शुरू से भी कहता था कि कभी रवीश कुमार मत बनना। थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये अनएंडिंग लड़ाई है। इतना करने के बाद भी लोग मुझे कह रहे थे आप गए नहीं, आपको जाना चाहिए, और सिंगू बॉर्डर आप नहीं जा रहे हैं। मैं शाहीन बाग गया था मनिका, मैं मरते मरते बचा था। मतलब 40-50 लोगों ने मिलकर उस क्राउड से मुझे निकाला था। अब मैं कहीं पब्लिक में जाता हूं तो इतनी भीड़ हो जाती है कि मैं करूं क्या। वो प्यार है लोगों का, जब प्यार आए तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए।
लेकिन यही रिग्रेट था कि मैं उनके बीच नहीं हूं, मैं उनके बीच नहीं हूं। लेकिन मैं उनसे दूर नहीं गया, मैं उनका काम करता रहा। जैसे फार्मर्स का ही है तो 25 दिन से लगातार कर रहा हूँ, या फिर माइग्रेशन का ही है तो उसमें एक और चीज मैंने इंटरेस्टिंग सीखा, और ये मैं करता भी हूँ, खुद को पीछे रखना। न्यूज टेलीविजन में एक बीमारी आती है एंकर को, सारे एंकर को ये एक बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन तुरंत खोज लेना चाहिए, नहीं तो ये सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे। और न्यूज एंकरों ने सोसाइटी को बहुत बर्बाद किया। जो मैं हमेशा कहता था कि ये गुंडे लोग हैं, ये एंकर नहीं है, और मैं बहुत सीरियसली इस बात को कहता था, मीन करता था कि ये गुंडे लोग हैं न्यूज एंकर के रूप में। और जो शरीफ है उनमें भी एक बीमारी आ गई है। वो बीमारी आ गई है हर मोमेंट अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, अपना फोटो, अपना चेहरा दिखाए रखने के लिए। इसी तरह के हल्के एंकरों ने पूरे सोसाइटी को, मतलब हार्ड एंड डेमोक्रेसी को बर्बाद किया इंडिया का। और आज ना कल लोग इसको जब डाइसेक्ट करेंगे अपने रिसर्च के जरिए तो जान पाएंगे। पर so Ravish, 2020 में I think personally, professionally, we've all been through so much कि अब 2021 में आपको लगता है कि everything personally will also change for you? अब जैसे कि जैसे आपको अब जैसे आप बता रहे थे कि घर absence became a presence, उसमें भी फिट करने में प्रॉब्लम हुई थी even within your immediate family? बहुत ज्यादा, और अभी भी कोऑर्डिनेट करने के स्थिति में हूं। मैं ये बता रहा हूं ताकि दूसरे लोग भी सीखें। और ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं किसी ब्रेकिंग न्यूज पे नहीं जाता, मैं कभी सैटरडे संडे नहीं गया हूं। ना तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ा है, ना वैसी घटनाओं के कवरेज पर असर पड़ा है। मुझे ये लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री को भी जोशना ये सीखना पड़ेगा कि अनावश्यक ये रोज हर पल प्रेजेंस होने का जो प्रेशर होता है कि आप प्रेजेंट रहें, इससे कुछ आप अचीव करते नहीं हैं। तो ये बैलेंस होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा घर का भी पता होता है, चीजें भी अच्छा लगता है कि थोड़ा आप शाम को घूमने गए हैं, उनकी जिंदगी में इतने सारे दोस्त आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, उनमें मैं नहीं हूं। थोड़ा एडजस्ट किया, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो एक लैंग्वेज चला जाता है, वो एक कॉमरेडरी चली जाती है आपकी। तो अभी भी उसको रिकैलिब्रेट करने में मैं लगा हुआ हूं कि काम के बीच, क्योंकि मैं लगातार एक रवीश जी वाले मोड में रहता हूं। हर समय किसी का मैसेज आ जाता है कि आप इस पर चुप हैं, आप इस पर चुप हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं। ये मेरी अपनी कहानी है, वो भी एक जरूरी पार्ट है, उसको मैं कम नहीं करना चाहता, पर एक बैलेंस तो होना चाहिए था। इतना ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर, बॉडी पेन, आपके रिस्ट में इतना पेन होता था कि टाइप करते हुए लगता था कि आज नहीं हो पाएगा मुझसे, आज नहीं हो पाएगा। इस तरह से जून तक मेरा गुजरा है। बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए इसको हैंडल करना। और ये सब जो ट्रोलिंग शुरू हुआ, पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट हुआ, तो पिछले 5 साल से मैं ऐसे भी अपने छुट्टियों के दौरान मेरा बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने लगा। किसी होटल में जा रहा हूं तो लोग कमरे में चले आ रहे हैं, अच्छा ये आपकी वाइफ है, बिल्कुल वहां पास पहुंच गए हैं, ये आपकी वाइफ है, ये आपकी बिटिया है, वो कितनी प्यारी है। तो बच्चों को हर समय इतना ज्यादा इंट्रूजन अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत बार तो हमने छुट्टी कैंसिल करके होटल से बाहर निकल के मुझे वापस घर आना पड़ा कि ठीक है घर ही में रहते हैं। और दोनों तरह से लोग प्यार की वजह से खुद को रोक नहीं पाते हैं मुझ तक आने में। और ट्रोलिंग और इतना ज्यादा एक गुंडा क्राउड बनाया गया कि वो कमरे तक चला आता था, इतना लेजिटिमेसी अपने आप को महसूस करता था। वो जो बहुत लेजिटिमाइज्ड इंडियन है, जो अब ना शर्माता है ना छुपाता है, बड़े ओपनली ये करता है। और मैं इस बारे में आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप और आप जैसे लोग जो अभी भी इस लड़ाई को कर रहे हैं, या एक आम आदमी जो सोचता है कि नहीं जैसा भी है हम फिर भी कोशिश करेंगे, एक तरह से हम लोगों के अंदर क्या कुछ मर गया है? ये हुआ इसलिए है कि लगातार हर क्षण न्यूज चैनल के जरिए और अखबारों के जरिए इस तरह के आइडियोलॉजी को परोसा गया है और वो कंस्ट्रक्ट बनाया गया है, तो लोग घिरे हुए हैं। लेकिन अगर 4 दिन के लिए मैं सिर्फ कहता हूं, या 1 वीक के लिए अगर रियल रिपोर्टिंग हो जाए इन सारी चीजों की, चीजें बदल जाएंगी। मैं आज ही एक पार्क में गया था, मैं देख रहा था उसे एक कल्चरल पॉलिटिकल स्पेस के रूप में।
हर तरह की कम्युनिटी थी और बहुत क्लोज इंटरेक्ट कर रही थी, बैठी हुई थी और धूप को एंजॉय कर रही थी। तो वो भी एक हिंदुस्तान मुझे दिख रहा था कि वो अभी इतना दूर नहीं गया है। लेकिन जब वहां से निकलकर मैं आया तो एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था और बहुत दूर से आवाज आ रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। वो मंदिर के चंदे के लिए कार्यक्रम सारा शुरू हो गया है और वो फिर से वो 90 का दौर है, एक तरह से उसको इवोक किया जा रहा है। और ये लगातार ऐसे करते 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 लोग इसके चपेट में रखे जा रहे हैं। कोई लोगों ने, दोनों कम्युनिटी के लोगों ने बहुत पेशेंस और बहुत रिजॉल्व, जानते हुए भी कि इस अदालत के फैसले के क्या मायने हैं, चीफ जस्टिस को उसके बाद राज्यसभा का सदस्य दिया गया और पता नहीं उस राज्यसभा में जाकर उन्होंने कौन सा जरूरी सवाल पूछा है, क्या अपना कोई वहां होने का कुछ जो औचित्य है, इम्पोर्टेंस वो प्रूव किया है कि नहीं किया है। लेकिन लोगों ने एक लार्जर इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है, जो होता है अब हो जाने दो, लेकिन ये शांति बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद भी आप, ये प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। चंदा मांगने के नाम पर मोहल्ले मोहल्ले वो गाड़ियां घुमाई जा रही हैं और फिर से वो नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से उस पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रखने की कोशिश की जा रही है। 1000 करोड़ की बात है, अपने अंबानी और अडानी एक चुटकी में दे सकते हैं। अगर उन्हीं से मांग दिया जाए तो वो दे देंगे 2-3 हजार करोड़ रुपए, ऐसी कोई बात नहीं है। 1000 करोड़ रुपए का ही तो खर्च है और इतना क्या पैसा है। तो आपको इतना पॉलिटिकल रैली जैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनके समझने के रास्ते जो हैं वो अब बहुत ज्यादा नैरो कर दिए गए हैं। लेकिन मैं तब भी इसके बीच में मैं देख रहा हूं कि लोग आज ना कल थोड़े तो समझेंगे कि मजहब के नाम पर उन्हें घेटोवाइज किया जा रहा है। उनके भीतर एक डर बनाया जा रहा है कि अगर वो मजहब के नाम पर पोलराइज नहीं होंगे तो उनका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। ये एक प्रोसेस था, एक अनइवन मीडिया, अनइवन मनी, 24 आवर्स असॉल्ट के जरिए किया गया है। लेकिन धीरे धीरे सही, बहुत ज्यादा सोसाइटी जो है वो नफरत के दायरे में नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बॉलीवुड की तरफ देखिए, 2014 के बाद से एक भी ढंग की फिल्म नहीं बनी है। वो एक भाई साहब थे ना, हर आंदोलन में कविता लिखकर चैनल पर चले आते थे, फकीरी वाले प्रसून जोशी। उन्होंने कोई अच्छा गाना लिखा है उसके बाद से? नहीं, क्योंकि सरस्वती जा चुकी हैं। वो अपना ठिकाना जो है वो जान जाती हैं और वो बदल लेती हैं। इसीलिए अब बहुत सारी घटनाएं हो गई, हाथरस की घटना हो गई, सब चीज हो गई। अब प्रसून जोशी से बेटियों के लिए कविता नहीं लिखी जा रही है। तो इस तरह से आप, जब मुल्क की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी तो आप ना तो इकोनॉमी में हासिल कर पाएंगे, ना एजुकेशन में हासिल कर पाएंगे, ना किसी चीज में हासिल कर पाएंगे। तो वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये बना दिया गया है और लगातार यही एक आइडियोलॉजी अनकॉन्टेस्टेड चली जा रही है कि लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है कि रिलीजन आपका इनर स्पेस है। इसके जरिए पॉलिटिक्स मत कीजिए और ना इसके जरिए पॉलिटिकल इशू को आप रिजॉल्व कीजिए। ये बात कही जा सकती थी, पर ऑपोजिशन भी डर गया, घबरा गया। ये अनकॉन्टेस्टेड ये चला आ रहा है। लेकिन इसके नतीजे में क्या बनने वाला है? क्या कोई ईमानदार नागरिक का हम समाज बना रहे हैं इस धर्म के नाम पर? क्या जो नागरिक समाज बना रहे हैं उसमें धर्म का धर्म है? जिस धर्म को हम जानते हैं कि ये मेरा धर्म है, जब हम कहते हैं, क्या वो धर्म का भाव है उसमें? या उसके नाम पर गुंडागर्दी है, चंदा वसूली है, किसी गरीब कमजोर को मार देना है? तो ये तो धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि किसी के लिए, कमजोर के लिए भी खड़ा हो जाना है। क्या वो भाव दिया जा रहा है लोगों में? क्या जो धर्म कहता है कि तुम हमेशा सत्य और ईमानदारी के साथ रहोगे और इसी की विजय होती है, तो क्या ये एहसास कराया जा रहा है? जब अदालतें झुक जाएं, जब चुनाव आयोग झुका हुआ नजर आए, तो फिर उस धर्म की पहचान का हम क्या करेंगे? हम अधर्म को धर्म कह रहे हैं, जबकि हमें हासिल धर्म को करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मर्म होना चाहिए कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम उस धर्म का निर्वाह करें। तो कम से कम उस मर्यादा की खातिर
चीफ जस्टिस को राज्यसभा में नहीं भेजना चाहिए था। अगर राम होते तो कहते कि मैं उस अयोध्या में लौटूंगा नहीं, वो इनकार कर देते। तो ये हमें समझना है कि कोई धर्म के ईडियम में कोई बात करने वाला नहीं है। ये जो धर्म की राजनीति है वो कमजोर नागरिक बनाने की राजनीति है। नहीं, पर ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए फिर क्या मैसेज है? अब जैसे वो कॉमेडियन है, उसको भी जेल में रखा हुआ है। जो आजकल के बच्चे हैं, अगर वो सोचें भी कि वो कुछ बोलना चाहते हैं और अगर वो सब ये सब पढ़ें, फिर क्या मैसेज है? हाफ द टाइम दे विल से वी विल जस्ट कीप क्वाइट। हमारी जो नई पीढ़ी है उसके प्रति मेरा नजरिया रोज बदलता है। हाँ, मैं भी एक निराश जरूर होता हूं, पर मैं देख रहा हूं कि वो अपने घरों में एक तरह से लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, बहस, लड़ाई का मतलब। और वो एक एंगेजमेंट जरूर है उस स्पेस में है कि ऐसा क्यों है कि हमारे खाने पहनने इन सब के विकल्पों पर इस तरह का हमला हो रहा है। आप देखेंगे कि लड़कियों पर यूएपीए लगाया गया, वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इस जनरेशन की लड़कियों को डराया जाए, क्योंकि वहां एक चिंगारी है कि अब वो जो लड़कियों की एक फौज तैयार हुई है, जो रात दिन एक स्टूडियस वो पढ़ रही हैं, काफी मेहनत करती हैं लड़कों की तुलना में, क्योंकि इसीलिए उनका रिजल्ट भी ज्यादा होता है सीबीएसई वगैरह के तुलना में। तो ये वो लड़कियों का हिंदुस्तान है जो सिर्फ पहली आईपीएस या पहली पायलट बनने से खुश नहीं है। वो जिस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करके अपने कैरियर को शेप कर रही है, वो एक दिन थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाएगा। और ये लड़कियां ही हैं जो अगले इस तरह से सोशल कंट्रोल के इन्वायरमेंट से एक तरह से वो बाहर निकालेंगी इस सोसाइटी को। इसीलिए उनका आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर ज्यादातर महिलाओं के कंट्रोल का एक तरह से फिनोमेना चल रहा है। उनको मालूम है, इसीलिए वो इंस्टाग्राम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां ज्यादा लिबरेटेड फॉर्म में लड़कियां हैं। इंस्टाग्राम में अपने इंडिविजुअलिटी के साथ, अपनी पॉलिटिकल इंडिविजुअलिटी के साथ, अपने सेक्सुअल इंडिविजुअलिटी के साथ, अपने क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी के साथ और एकेडमिक इंडिविजुअलिटी के साथ हैं। तो वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टाग्राम को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन वो पहुंच गए हैं। हमारी लड़कियां चुपचाप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जो एक दिन ऐसा सुंदर हिंदुस्तान बदल कर देंगे कि हमें यकीन नहीं होगा, और हम सोचते रहेंगे कि ये किसने बदला। दरअसल ये वही साइलेंट फोर्स होंगी जो इस देश को चुपचाप इस वक्त भी बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी बेहतरी के लिए। तो इसीलिए सब कुछ आप वहां मत देखिए जो अखबार में दिखाया जा रहा है, और सब कुछ आप मत देखिए कि तवलीन सिंह क्या लिख रही है। लिखने दीजिए जो लिखते हैं, बिहाइंड द हेडलाइंस। या अच्छा रवीश, बहुत सीरियस संजीदा बातें, लेकिन मैं और ज्योत्सना ये जरूर जानना चाहते हैं कि रवीश जब वो 6000 वर्ड्स नहीं लिख रहे होते हैं और जो 8 से 5 का शिफ्ट नहीं होता है, तो व्हाट इज इट दैट रवीश डज? थोड़ा बोरिंग लाइफ है। फिल्में मैं देखता था, अब वो छूट गया, क्योंकि हॉल के बगल में बैठे हैं और कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वो छूट गया है। नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखने की वैसी मेरी आदत नहीं है। ज्यादातर लोगों से बात करना अच्छा लगता है कि कोई भी सुबह सुबह उठता हूं तो 10-12 लोगों का मैसेज आया होता है कि आज मेरा जन्मदिन है, बधाई दें। और किसी की शादी हो चुकी होती है तो मियाँ बीवी की नई तस्वीर आती है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है, तो मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप उनको मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा, और आप ये किताब पढ़िए, आप ये किताब पढ़िए। ये तो एक रियलिटी सीरीज बन सकती है जो हमें एंकर करेंगे उसको भी। रवीश की दुनिया, ये हम एक नई रियलिटी सीरीज शुरू कर सकते हैं। और हम बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है मनीषा। और रोज ऐसे अगर कोई अगर खास दिन ना हो तो उस दिन तो मुझे 3 से 4 हजार मैसेज मिलते हैं, लेकिन हर घंटे मैं 5 मिनट लगा के डिलीट करता हूँ 200-250 मैसेजेस, और फिर उतने ही मैसेजेस आ जाते हैं। इसमें ट्रोल करने वाले भी होते हैं कि तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, लेकिन अगले ही मैसेज में होता है कि मेरी दादी बहुत चिंतित हैं, आपको 2 दिनों से टीवी पर नहीं देखी हैं और वो आपकी आवाज सुनना चाहती हैं कि आप अपनी आवाज में कुछ बोल देंगे। तो मैं बोल देता हूँ दादी जी प्रणाम, वो चला गया।
अब वो कौन से गांव में गया, क्या गया, अब मुझे उससे मतलब नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई दादी भी खुश हो गई है। वेरी नाइस। और बहुत प्यार मिला मुझे जिंदगी में। मतलब मैं आपको बताने लगूं तो मैं कई बार रोने लगता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं जो लोगों ने मुझे नहीं दी। उसकी कोई हर तरह से उन्होंने, बाहर के लोगों ने, वो मेरे अपने हो गए, लेकिन जो अपने थे वो बाहर वाले हो गए। तो वैसी अब जिंदगी में मैं एक तरह से बहुत बोरिंग आदमी हो चुका हूँ। थोड़ा सा डांस आता तो मैं जरूर किसी अच्छे सिंथेसाइजर के म्यूजिक में मैं डांस करना पसंद करता, पर वो अब कर नहीं सकता। तो वो भी सारा इमेजिनेशन और ड्रीम में है। डांस इंस्ट्रक्टर्स के लाइन लगने वाली है रवीश। हाँ, मैंने प्राइम टाइम में कह दिया था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और लौट कर आऊंगा तो मेरा मन करता है स्पेनिश में मैं प्राइम टाइम करूं। तुरंत एक मैसेज आ गया, सर आई कैन टीच यू स्पेनिश। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है। तो ये भी लेकिन जिंदगी का एक शानदार दौर है कि जहां सब कोई अपना कुछ कुछ मुझ में डाल देना चाहता है और मैं हर किसी का थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो बहुत ये सिर्फ जर्नलिस्ट होना नहीं है, ये कुछ और है। कई बार लगता है कि शायद यही वो मोमेंट है कि जब अपना बैग पैक करके इस फील्ड को बदल देना चाहिए। रवीश, और ये यहाँ तो आपने, चले जाना चाहिए। नहीं, आई एम सेइंग, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल राइट इनटू ज्योत्सना एंड मी एंड से कि क्या तुम लोग कर रहे हो, यू हैव मेड रवीश से कि हम फील्ड बदल रहे हैं, यू नो, वी नीड हिम हियर फॉर एवर एंड एवर। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्पीकिंग टू अस टुडे। आई होप 2021 में आपके लिए बहुत सारी डांसिंग हो, थोड़ा सा स्पेनिश भी हो, और एक दो, हाँ, और एक दो फिल्में भी हो जाएं, और धोनी कुछ T20 में आ जाएं तो मतलब फिर तो एकदम बल्ले बल्ले। हाँ, फिर मैं धोनी को समभाव में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हार में जीत में सामान्य रहता है। और अब आप देखिए कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो खिलाड़ी गायब हो गया। अगर वो हमारे न्यूज एंकर होते तो दिन रात इंटरव्यू देते रहते। लेकिन वो धोनी ने इंटरव्यू नहीं दिया कि मैं महान हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो फॉर्मूला लगाया। धोनी जस्ट डिसअपियर कर गया अपने उस काम करने के बाद। तो मुझे धोनी का ये संभाव वाला बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में रहो, खेलो और वहां से गायब हो जाओ। ऐसा ही मैं अपने सपना देखता हूँ कि मैं एक दिन जर्नलिज्म से गायब हो जाऊं और किसी दूसरे फील्ड में नजर आऊं। लोग भी समझेंगे एक दिन इस बात को, और आपको ज्योत्सना को नहीं कहेंगे कुछ। वो एक दिन समझेंगे कि रवीश ऐसा ही था, उसकी फितरत ऐसी थी। थैंक यू आप लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगा। ज्योत्सना की किताब आई है और मैं ज्योत्सना से बात करना चाहता था उस किताब पे, क्योंकि बहुत से लोग 10th और 11th के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ज्योत्सना मुझे लिखते हैं। मैं बताना आपको भूल गया कि मैं ये काम ये भी करता हूँ काउंसलर का। हालांकि मुझे आता नहीं है, पर वो पुराने दादाजी टाइप की, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, वक्त आएगा और ये सब टाइप का। पर मैं इस चीज को समझता हूँ कि ये एक स्किल्ड प्रोफेशनल काम है। काश मैं उन लोगों को सही रास्ता बता पाता कि आप यहाँ जाएं। अब मैं कुछ संस्थाओं के बारे में जानता हूं तो जरूर बताता हूं कि कई लोग लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी खासकर 11th 12th जिसको ज्योत्सना ने एड्रेस किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। I want to tell all our listeners that Jyotsna's book is called Stone, Shame and Depressed. Yeah. It's available on Amazon and it's a fantastic book. Like Ravish said, it is a must read for teenage children of of India and for their parents. But Ravish, thank you so very much. एंड वही, जैसे आपने कहा, इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं और ज्योत्सना तो मतलब हर 6 महीने नहीं तो एक बार साल में तो ये जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, थैंक्स रवीश।